ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। अब उसमें सबसे पहला हम करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, राइट। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ व्हाट इज़ द सेम व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर। कुछ वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो हमें मालूम है डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमें मालूम है। तो हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो इन सब का सम, अगर मैं इन वेक्टर्स को नाम दूं, ये बी की जगह पी क्यू कर देते हैं, एक्स वाई कर देते हैं। अगर मैं इन वेक्टर्स को नाम दूं ए बी सी डी ई, सो इट इज व्हाट, एक आदमी चला, पहले ए डिस्टेंस, फिर वो टर्न बैंड हो गया, फिर बी डिस्टेंस, फिर बैंड हो गया सी डिस्टेंस, फिर बैंड हो गया डी डिस्टेंस और फिर बैंड हो गया ई डिस्टेंस। अब एक्स उसका इनिशियल पोजीशन है, वाई उसकी फाइनल पोजीशन है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहां से यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। So this is what is said the result of all the vectors, सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो R is what, sum of all vectors, A plus B plus C plus D plus E। तो इसलिए कभी भी आपको वेक्टर सम करना हो तो ये चीज़ दिमाग में डालना कि ऐसे होता है, ठीक है। चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, या कोई भी वेक्टर हो, आप उसको दिमाग में ये सोच लो कि ये डिस्टेंस है, राइट। और फिर उस एंगल पे चलाते जाओ एंड फाइनली जो ये दो पोजीशन होंगी, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, वो दोनों का डिफरेंस रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट। अब मैंने ये कहीं लिखा ही है, मीटर में है, न्यूटन में है, किसी भी चीज़ में है, आप इसको न्यूटन में मान लो, आप इसको मीटर पर सेकेंड में मान लो, कैसे भी मान लो। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। तो वेक्टर सम में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, हाउ मच इज 4 प्लस 3? 4 प्लस 3 वैक्टर में कितने होते हैं? स्केलर में 7 होते हैं, ये तो मालूम है। तो अगर मैं वेक्टर में ड्रॉ करूं तो पहला केस, ये 4 और इसके आगे 3, दोनों एक ही लाइन में, ये 4 ये 3, तो टोटल सम कितना हो गया? 7, सम 7 हो गया। अब दूसरा केस अगर मैं लूं, ये 4 और ये किसी एंगल पे 3, तो हमको एक चीज मालूम है, इसका सम 7 से कम होगा। तीसरा केस लेते हैं, ये 4 और ये इसके परपेंडिकुलर, तो हमको मालूम है अगर ये 4 है और ये 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 आ जाएगा। देन इफ आई टेक द नेक्स्ट केस, दैट दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो हमें मालूम है ये लेस देन 5 होगा। एंड इफ आई टेक अनदर केस, दैट दिस इज 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 3, तो 4 गया और 3 वापस आया, तो कितना हो गया? इक्वल टू 1। अब टोटल रिजल्टेंट, ये मिनिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की,
और ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की। तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच इज 4 + 3? सो 4 + 3 इज 1 2 7। 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे अलजेब्रिक एडिशन में फिक्स वैल्यू होती है 4 + 3 7 होता है, ऐसे वेक्टर एडिशन में 4 + 3 कितना होगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि एंगल दोनों के बीच में कितना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो 1 तो मैक्सिमम, और अगर दोनों अपोजिट है तो मिनिमम, राइट? हाँ, कुछ कह रहे थे? यस सर। रिकॉर्डिंग पे डाल। एक सेकेंड रुकना। ये समझ में आ गया? यस सर। नहीं, रिकॉर्डिंग पे है। वो इसमें नहीं रिकॉर्ड होती, वो कैमरे से रिकॉर्ड होती है। ये पूरा कैमरे से आता है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। इसमें कुछ पूछने? नो सर। नहीं, राइट। concept of free vector and fixed vector. Free and fixed vector. वेक्टर को हम फ्री भी इमेजिन कर सकते हैं और फिक्स्ड भी इमेजिन कर सकते हैं। फ्री कैसे और फिक्स्ड कैसे? अगर देखो, वेक्टर की पोजीशन चेंज करने से हमारे ओवरऑल सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, सो देन इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। और अगर वेक्टर की पोजीशन चेंज करने से सिस्टम पे इफेक्ट आता है तो हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। यानी देयर आर सिचुएशन जब हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं एंड देयर आर सिचुएशंस जब हम वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम वेक्टर को उसकी पोजीशन से शिफ्ट कर सकते हैं तो उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं, और अगर हम शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। हम जितना भी पढ़ेंगे अभी वो सब फ्री वेक्टर्स होंगे। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड वेक्टर भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि ये वेक्टर फिक्स है, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके, ये सोचो एक अलमीरा है, ये अलमीरा ग्राउंड पे रखी है। ये अलमीरा ग्राउंड पे रखी है, राइट? अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। इस पे हमने कोई फोर्स लगाई, यहां पर ये फोर्स लगाई, राइट? तो ये अलमारी टिल्ट करेगी, पलट जाएगी, और ये किधर को पलटेगी? ये ऐसे पलटेगी, राइट? नाउ अब मैं इसको अगर शिफ्ट करूं, अब ये अलमारी किधर को गिरेगी? अब ये इस साइड पलटेगी, है ना? तो क्या हुआ, वेक्टर को शिफ्ट करने से चेंज हो गया, हमारे सिस्टम में मोशन में चेंज हो गया। यानी अगर हम ये फोर्स को यहाँ पर रखते हैं, अगर हम ये फोर्स को यहाँ पर रखते हैं तो ये अलमारी क्लॉकवाइज गिरेगी, और अगर हम फोर्स को यहाँ पे रखते हैं तो ये अलमारी एंटी क्लॉकवाइज गिरेगी, राइट? इतना समझ में आया? तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? ये हुआ फिक्स्ड वेक्टर। हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट?
अब एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। सर फिक्स्ड कैसे हुआ? चेंज तो कर सकते हैं, ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। फिक्स्ड इसलिए हुआ क्योंकि चेंज करने से चेंज हो जाता है मोशन। पहले ऊपर लगा था तो वो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा था, नीचे लगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट? तो इसलिए आप फोर्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब यहाँ लगाने के बजाय यहाँ। एक मिनट, मैं फ्री वाला बताता हूँ, फिर समझ में आएगा। रुक, संभल अभी एक बार फ्री वाला सुन, फिर समझ में आएगा। ओके, सर अगर इसको यहाँ पे हम क्लॉकवाइज ही जाती है, ऊपर नीचे दोनों जगह लगाने के बाद, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग मानी जाती है ना? एक मिनट रुक जा, मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ तेरे को। तू शांति रख, 2 मिनट, राइट? ये एक बॉक्स रखा है ग्राउंड पे, ये एक बॉक्स ग्राउंड पे रखा है, राइट? हमने इस पे एक फोर्स लगाया ऐसे, तो ये बॉक्स किधर को जाएगा? किधर को जाएगा? राइट साइड जाएगा ना? कहां गए? सर फोर्स किस साइड? फोर्स राइट साइड लगा, ये फोर्स है साइड लगा है। तो राइट साइड ही जाएगा ना। ऐसे फोर्स लगा तो किस तरफ जाएगा? राइट साइड, यस सर। राइट? और अब मैं इस फोर्स को ऐसे शिफ्ट कर दूं, अब मैं फोर्स को ऐसे शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? ऐसे करूँगा तो भी राइट साइड ही जाएगा। तो भी राइट साइड ही जाएगा। तो इसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन को चेंज करने से मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, राइट? तो अगर हम वेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं और उससे हमारा ओवरऑल सिस्टम इफेक्ट नहीं करता तो हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर पोजीशन चेंज करने से ओवरऑल मोशन इफेक्ट करता है तो ये वेक्टर हम शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन शिफ्ट करने से क्या हो रहा है? मोशन में चेंज हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि मेरे को शिफ्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे को शिफ्ट करोगे तो मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। वो तो सर मेरे को भी गिरा सकते हैं रस्सी बांध के। अब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं तुम, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, इस फोर्स को इधर से इधर शिफ्ट करने में आप कैसे भी लगाओ, अगर ये 40 न्यूटन था और ये 10 kg का मास था तो एक्सेलरेशन 4 होगा। यहाँ पे ये 40 हटा के ये 40 लगा दिया तो भी एक्सेलरेशन 4 ही होगा, समझे? तो ओवरऑल सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो चेंज नहीं होते। तो इसमें इस तरह से ऐसे पुश करके 40 न्यूटन फोर्स लगाएं तो भी उधर जाएगा 4 के एक्सेलरेशन से, और ऐसे पुल करके लगाएंगे 40 न्यूटन तो भी वैसे ही जाएगा, तो भी 4 के एक्सेलरेशन से जाएगा, राइट? अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करने से उसका ओवरऑल इफेक्ट चेंज हो जाता है तो उसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं, और अगर शिफ्ट करने से ओवरऑल इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता तो उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। सेम वेक्टर को किसी दूसरे पर्पस के लिए हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए फ्री बोल सकते हैं। लाइक जैसे इस वेक्टर को, एक मिनट रुक, इस वेक्टर को अगर मैं ऊपर नीचे करता हूं तो ओवरऑल इफेक्ट चेंज होता है, लेकिन अगर मैं इधर से इधर कर दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये इधर गिरेगा।
तो ये इधर से इधर होने के लिए तो फ्री है, लेकिन ऊपर नीचे होने के लिए फ्री नहीं है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। सेम वेक्टर किसी पर्टिकुलर काम के लिए फ्री हो सकता है और किसी पर्टिकुलर काम के लिए फिक्स हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर, वो वेक्टर वही वेक्टर फ्री भी कह सकते हैं हम, फिक्स भी कह सकते हैं। अगर मुझे इसको गिराना है, अगर मैं ऊपर नीचे करता हूं तो ऊपर नीचे तो नहीं कर सकता, लेकिन लेफ्ट राइट करता हूं तो कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर का। नाउ अब आता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में राइट ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल, इसमें हम क्या करेंगे, पेन, पेपर, वो स्केल, डी, ये सब यूज करेंगे और हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके फिर मेजर करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, व्हाट इज दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ओके, one is this and another is this, और ये दो वेक्टर दो ट्राइंगल्स की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी। ये ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन थर्ड साइड will represent their addition. Then third side will represent their addition. If this is P, this is Q, then this is their resultant. Right? अगर मैं proper definition लिखूं, if two vectors represent sides of a triangle, sides of a triangle taken in order, taken in order का मतलब होता है पहले ये और फिर यहां से दूसरा, ठीक है, लाइक एक के हेड से दूसरे की टेल। तो if two vectors represent sides of a triangle taken in order, then third side in reverse order, then third side in reverse order represent their addition, represent their addition. That is R is equal to P plus Q. तो आपको करना क्या है, एक वेक्टर ड्रॉ किया A से B, यानी उसका एरो किधर से किधर को होगा, A से B की तरफ। दूसरा वेक्टर फिर B से ड्रॉ करोगे तो B से C, तो एरो किधर की तरफ गया, C की तरफ। तो ये दो वेक्टर हो गए जिनका हमें सम निकालना है। तो तीसरा वेक्टर कहाँ से, A से C की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है A से B, B से C एंड देन C से A। तो ये सेम ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है आप ऐसे गए, इसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर दो वेक्टर एक ट्राइंगल की साइड को ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी साइड रिवर्स ऑर्डर में उनका रिजल्टेंट होती है। ओके, राइट।
ना दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। Parallelogram law. What this parallelogram law says, if two vectors represent side of a parallelogram drawn from the same point, if two vectors represent sides of a parallelogram drawn from same point, ये दो वेक्टर है P और Q, इनको हमने एक कॉमन पॉइंट A से ड्रॉ किया। सो देन अभी पहले पूरा पैरेललोग्राम बना दूं। So then the diagonal of parallelogram from the same point, diagonal of parallelogram from same point will represent their resultant. R is equal to P plus Q. Okay, so इसको मैं प्रॉपर लिखूं, if two vectors drawn from same point represent sides of a parallelogram, then diagonal drawn from same point, उसी पॉइंट से represent their addition, right? represent their addition. तो ट्राइंगल लॉ भी और ये पैरेललोग्राम लॉ भी, ये दोनों लॉ हैं दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये दोनों लॉ थे दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। नाउ थर्ड इज पॉलीगन लॉ। हाँ बोलो। क्या? अभी बताता हूँ, एक मिनट, पहले ये कर ले। हाँ, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, इसमें हम कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। व्हाट दिस लॉ सेज, इफ देयर आर सम वेक्टर representing sides of a polygon taken in order, कुछ वेक्टर्स हैं और वो ऑर्डर में एक पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीगन मतलब कैसा भी हो सकता है। देन द फाइनल जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगी इन द रिवर्स ऑर्डर, that will represent their addition. So this is resultant. These are some vectors A, B, C, D, E, F, G, H. ये वही है जो मैंने शुरू में बताया था, पॉलीगन लॉ। अगर कुछ वेक्टर एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो देन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट देयर एडिशन। इसको मैं डेफिनेशन पूरा लिख देता हूं। इफ सम वेक्टर रिप्रेजेंट
n minus 1 sides of n side polygon, यानी n साइड का पॉलीगन है, उसकी n माइनस साइड हमने बना दी, n साइड पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, और ऑर्डर मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चलते हैं। देन nth साइड यानी जो लास्ट साइड है इन रिवर्स ऑर्डर, देन nth साइड इन रिवर्स ऑर्डर represent their addition. Nth side in reverse order represent their addition. Means in our figure R is sum of all these A, B, C and so on. इन सब का sum R है, right? एक बार इसको नोट कर लो। नहीं, चलो देखो, ये लॉ पॉलीगन लॉ या ट्राइंगल लॉ सेम है। ट्राइंगल लॉ 2 वेक्टर के लिए है, पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर के लिए। अगर हम ट्राइंगल लॉ को, मतलब ट्राइंगल को एक पॉलीगन देखें तो उसमें 2 वेक्टर हैं जो पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड वेक्टर उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ सेम है। भाई सोचो, 2 वेक्टर है, उनका एडिशन हम ट्राइंगल लॉ से निकालें या पैरेललोग्राम लॉ से निकालें, आएगा तो सेम ही। अब वेक्टर को थोड़ी पता है जानवी ट्राइंगल लॉ से निकाल रही है, पल्लवी पैरेललोग्राम लॉ से निकाल रही है, ठीक है। वेक्टर का जो सम है वो तो वही रहेगा। तो अब ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम कैसे होते हैं ये दिखाता हूँ, ओके। ये अपना पैरेललोग्राम था, ये राइट। अब इसको, इसमें ये वेक्टर को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया ना, है ना। तो पैरेललोग्राम में हम क्या कर रहे थे? टेल से टेल मिला रहे थे, और ट्राइंगल में हेड से टेल मिला रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट तो दोनों केस में वही है। तो अगर मैं पैरेललोग्राम की ये साइड इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या है मेरे पास? ये क्या आया? ये तो एक ट्राइंगल ही है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसमें ऐसे शिफ्ट करूं, किसको? वेक्टर को शिफ्ट करना है ना, वेक्टर तो ये था, इसको शिफ्ट किया, ये वेक्टर हो गया। अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दो और ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, राइट। तो हाँ, लेकिन एक चीज का फर्क होता है, ट्राइंगल में हम क्या करते हैं? ऑर्डर में लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे, यानी एक के हेड पे दूसरे की टेल आती है। पैरेललोग्राम में दोनों की टेल्स मिलाते हैं, दोनों टेल्स आती है एक पॉइंट पे, और इसमें एक पॉइंट पे एक का हेड और दूसरे की टेल आती है। तो ये डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में, राइट। ना, संडे को होंगे। दूसरा संडे आएगा ना। हाँ चीटिंग की थी क्या ज़्यादा? ठीक है, चलो ये पढ़ते हैं 1 मिनट। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच में
किस एंगल को हम एंगल बोलते हैं और एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं फिगर बना रहा हूं, देखना। ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। अब इनके बीच में एंगल कौन सा है? ठीक है, सेम यही दो वेक्टर है ए और इसको बी को मैं इधर बना दूं, तो अब कौन सा एंगल है? अब दो वेक्टर हैं तो वही, बस शिफ्ट ही तो किया, इसको मैंने इधर से इधर कर दिया, इसको इधर से इधर कर दिया, यही तो किया। ठीक है, तो देन एंगल कौन सा है इनके बीच में? इनके बीच में कौन सा एंगल है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, दोनों की टेल मिलाएंगे और उनके बीच में जो छोटा एंगल होगा वो एंगल लेंगे। लाइक इसमें दोनों की टेल मिली हुई है, तो हमारे पास दो एंगल हैं, एक तो ये θ1 और एक ये θ2। अब इसमें क्योंकि दोनों की टेल मिली हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। कैसे? ऐसे आगे एक्सटेंड कर दो और सोचो ये वेक्टर आगे है। किस तरह से सोचोगे? सोचो ये वेक्टर ऐसे आगे है, राइट? तो इस तरह से हमको सोचना है और तब जो एंगल आएगा, अब फिर दो एंगल आ गए, एक ये θ1 और एक ये θ2। तो इसमें जो स्मॉल एंगल है वो हम एंगल लेंगे। सो यानी इन बोथ केसेस एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है? दैट इज θ1, राइट? एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। वन 180 डिग्री से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। 0 से 180 के बीच में कुछ भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं, मेरे को बताना। ये एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, इसमें ये वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये डी और ये इनका रिजल्टेंट। ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट। अब आपको एंगल बताना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। रेगुलर पेंटागन है, डिग्री आ गया, 108 डिग्री, राइट? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसको आगे एक्सटेंड करो और फिर इसके बीच का एंगल, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल कितना है? ये एंगल है 72 डिग्री, तो ये हमारा कितना हुआ? 108 डिग्री, राइट? और अगर मैं बोलूं एंगल बिटवीन ए एंड आर,
ये तो आ गया 108 है ना, और एंगल बिटवीन ए एंड आर कितना होगा? 72. एंगल बिटवीन ए एंड आर इज 72 डिग्री, ये वाला एंगल होगा, है ना, Yes, sir. क्योंकि इस केस में दोनों की टेल मिली हुई है। ओके, Yes, sir. राइट? Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर बताओ। टू वेक्टर एंड their resultant, two vector and their resultant are equal in magnitude. Two vector and their resultant are equal in magnitude. Find angle between vectors. Find angle between vectors. वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। दोनों वेक्टर और उनका रिजल्टेंट तीनों का साइज इक्वल है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? ओके, फाइनल 60। और ये बाकी और ये जो बाकी इतने लोग हैं, ये सब बारात में आए हुए क्या? कोई कुछ नहीं बोलता, सारे के सारे फूफा की तरह बैठे साइड में। चलो, somebody said 60, somebody said 90, somebody said 180. ओके, अब तीनों अगर इक्वल हैं तो दो वेक्टर ले लो और इनका रिजल्टेंट ले लो। ये इनका रिजल्टेंट हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो तीनों एंगल 60, 60 और 60। लेकिन हम एंगल कौन सा लेते हैं? जो टेल्स मिला के आता है, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर ये हमारा एंगल, ये एंगल होगा कितना? 120। 120. तो आंसर इज 120 डिग्री। सर मैंने सही बोला था। तूने सही तो बोला था, पहले 60 बोला था।